लास्ट टाइम अपन इसके एग्जांपल्स कर रहे थे जो अधूरे रह गए थे। तूने तो एक ही एग्जांपल कर रखा है इसमें, बाकी क्यों? मैंने तो सारे करने का टाइम दिया था ना, और उसके बाद में कल तेरे पास कल का पूरा दिन था। अभी तक लाइट चली गई थी, अभी तक लाइट आई नहीं है। इसका क्या बनाया तुमने पैसिव में? तूने जो बनाया है वो तो गलत है। अच्छा 10 ने एक आगे। रूल्स नहीं याद, एक तो कॉपी नहीं लेकर आई, ऊपर से रूल्स नहीं याद है। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं? तो तेरे को याद नहीं है रूल्स? क्यों? कितने दिन हो गए अब तो पढ़ा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज या फिर वर में। द स्नेक वॉज, उसके बाद में क्या आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म? फर्स्ट नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो रूल्स याद क्यों नहीं करता है? जिस दिन फर्स्ट डे पढ़ाया जाता है उसी दिन रूल्स लर्न करने होते हैं। जैसे जैसे लिखवा रही हूँ वैसे वैसे थोड़े थोड़े रूल्स करके याद करेगा, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। सारे एक साथ लेके बैठेगा, कुछ याद नहीं होगा, और तूने याद करा भी नहीं है, तूने तो ट्राई भी नहीं किया है। क्यों नहीं? तो यही तो प्रॉब्लम है ना, करा क्यों नहीं? याद करना था कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय जॉन। अब इसको कराने का भी कोई मतलब नहीं है। तुम्हें रूल्स याद नहीं है, तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, तुम्हारे पास क्वेश्चन ही नहीं लिखे हुए। अगर तेरी कॉपी आगे आ जाओ तुम दोनों, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब नहीं पढ़ रही है क्योंकि इनके लक्षण ही नहीं है पढ़ने वाले, कॉपी नहीं लाते हैं, रूल्स ही नहीं याद करते। आगे आ जाओ। आज अपन पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। ठीक है? लेटर राइटिंग में कोई रूल्स नहीं होते। वो जो अपन पढ़ रहे थे वो ग्रामर का पोर्शन था, ये राइटिंग का पोर्शन है। देखो तुम्हारे पास में है ना 4 पार्ट्स हैं पेपर के अंदर। ठीक है? जो पहला पार्ट है वो है रीडिंग पार्ट। ठीक है? रीडिंग पार्ट में क्या आता है? जल्दी करो यार, तुम्हारा थोड़ा जल्दी आगे आ जाओ। तुम ऐसे ही उठ के आ जाओ, बस शरीर ले आओ खुद का, बस बहुत है। देखो जो अपना इंग्लिश का पेपर आता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रीडिंग वाला। रीडिंग वाले पार्ट में क्या आते हैं? अपने पैसेज आते हैं। ठीक है? अनसीन पैसेज आते हैं और कुछ सीन पैसेज आते हैं। अनसीन और सीन पैसेज आते हैं। ठीक है? तो पहला रीडिंग पार्ट हो गया जिसमें सीन और अनसीन पैसेज आते हैं। तुम्हारे 4 पैसेज आते हैं। कितने आते हैं? 2 तो अनसीन पैसेज में से आते हैं और 2 सीन वाले पैसेजेस में से। ये जो 2 अनसीन पैसेज आते हैं ये तुम्हारी बुक के नहीं होते हैं, ये बुक से बाहर के होते हैं। कोई भी एक टॉपिक रैंडम उठा लेते हैं, उस टॉपिक को दे देते हैं और उसके ऊपर फिर क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है? इसमें 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 7-8 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें अगर मान लो कि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें 4 क्वेश्चन तो होंगे क्वेश्चन आंसर्स टाइप। ठीक है? और तो जो 2 क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे ग्रामर के। ग्रामर के कैसे क्वेश्चन आएंगे कि तुमको कोई पैसेज दे दिया, उसमें से कोई 2 वर्ड उठा लिए, किसी का ओपोजिट पूछ लिया या किसी को सिनोनियम्स पूछ लिया। सिनोनियम्स मतलब पर्यायवाची। ठीक है? या तो किसी का एंटोनियम पूछ लिया या किसी का सिनोनियम पूछ लिया, या फिर उसका मीनिंग पूछ लिया, या कोई एक वर्ड दे दिया और ऐसा पूछ रहा है कि वो जो तुम्हारा पैराग्राफ है उसमें से बताओ इस वाले वर्ड का क्या मतलब है, मतलब सिनोनियम टाइप ही पूछता है। तो पहली बात समझ में आ गई कि 2 तो अनसीन पैसेज आएंगे और 2 सीन पैसेज आएंगे। ठीक है? 2 अनसीन पैसेज तुम्हारी बुक के नहीं होंगे, उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं और 2 ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। जो सीन पैसेज होते हैं वो तुम्हारी बुक के होते हैं। ठीक है? जो बुक में अपन चैप्टर्स पढ़ते हैं ना उसके पैसेज आते हैं। तो क्योंकि अपन ने चैप्टर पढ़ा हुआ होता है तो वो कई बार ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये वाली लाइन किसने किसको बोली,
भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो पैसेज का तो समझ में आ गया। अब रीडिंग वाले पोर्शन को तैयार कैसे करना है, पहली बात तो रीडिंग वाले पोर्शन को तैयार करने का एक ही तरीका है, इसको सिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो बस उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन आंसर तब कब ढूंढ पाओगे, जब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि तुमने उस पैराग्राफ को पढ़ा, तुम्हें वो कितना समझ में आया, उसके बेसिस पर तुम क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे। तो इसको समझने के लिए तो तुम्हें पहले पढ़ना आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो तुमको पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़नी तो आती है ना, ठीक है। तो पढ़ना तो तुम्हें आता है, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता, उसको अंडरस्टैंड भी करना होता है, उसको समझना भी होता है कि उस पैराग्राफ की एक एक लाइन बोलना क्या चाहती है, तभी तो अपन आंसर लिख पाएंगे। तो इसको प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली प्रैक्टिस। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली एक पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें क्या करना है, शुरू के 10 दिन तुम्हें पैराग्राफ रीड करना है। कोई भी बुक उठा लो, जैसे इंग्लिश की बुक ले रहे हो तुम, कोई भी चैप्टर ले लो, उस चैप्टर को तुम एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया ना, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जैसे मान लो अपना इतना बड़ा चैप्टर है, तो तुम बस इतना सा पार्ट ले लो, थोड़ा सा पार्ट लो चैप्टर का, उसको डेली रीड करो जब तक कि तुम्हें उसकी एक एक लाइन समझ में ना आने लग जाए। वो पैराग्राफ समझ में आ गया, फिर दूसरा पैराग्राफ रीड करना शुरू करो, और उसको तब तक रीड करो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आने लगता। तो देखो, रीडिंग करने का तो एक ही तरीका है, तुम्हें खुद से कोशिश करके उसको समझना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं कोई 2 फॉर्मूले लिखा दूं और हो गया तुम समझ गए, ये वो वाली चीज तो है नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा पैराग्राफ वो दे देगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, बुक से बाहर आएगा तो मुझे पता भी नहीं है, तो तुम्हें उसके लिए पहले अपनी डेली रीडिंग की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट हो सकता है, वरना ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, भाई सिंपल सी बात है। अब से समझ में आ गया कि रीडिंग वाले पोर्शन को करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। फिर रीडिंग अच्छी करने के बाद में तुम्हारी जो बुक है ना, उसके अंदर ही बहुत सारे पैराग्राफ दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के पैराग्राफ या पैसेज निकाल के दे रखे हैं, वो वाले तुम करना शुरू करो। करना शुरू करोगे, अपने आप 1-2 दिन में ही समझ में आने लग जाएगी कि भाई है क्या चीज। लेकिन देखो बच्चे क्या करते हैं, अभी देख लिया पैटर्न पेपर का, अच्छा रीडिंग पैसेज तो कर लेंगे, फिर जाते हैं पेपर में पैसेज देखते हैं, उनको कुछ समझ आता नहीं है, तो पता नहीं क्या दे दिया पैसेज में, और वो इतने छोटे छोटे इतने सिंपल क्वेश्चन आंसर्स भी गलत करके आ जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें बस जाके डेली रीड करना है, ठीक है। तो पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में जैसे अपन को लेटर लिखना है, या नोटिस लिखना है, या फिर ईमेल लिखना है, या कोई आर्टिकल लिखना है, या कोई पैराग्राफ लिखना है, मतलब जो भी लिखने वाली चीजें होती है ना, कि तुम्हें अपने मन से बना के कुछ लिखना है। बस एक टॉपिक दे दिया कि उसके ऊपर तुम्हें, जैसे एयर पॉल्यूशन दे दिया, तो एयर पॉल्यूशन के ऊपर पैराग्राफ लिखो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, राइटिंग पोर्शन कहलाता है। राइटिंग पोर्शन को कैसे करेंगे हम, देखो राइटिंग पोर्शन के लिए इसका जो फॉर्मेट होता है कि कहाँ पर कौन सी चीज लिखनी है, कि डेट कहाँ पर लिखनी है, तुम्हारा एड्रेस कहाँ पर लिखना है, ये तो मैं बताऊंगी तुमको। और इसको कैसे तैयार करना है, इसकी भी तुम्हें डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हें याद हो तो मैंने शुरू में तुम्हें बोला था कि तुम्हें डेली एक डायरी का पेज लिखना है, बोला था ना। वो एक डायरी का पेज मुझे आज तक नहीं दिखा, इतने दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, लेकिन किसने भी मुझे एक पेज लिख के नहीं दिखाया। जब तक तुम लिखोगे नहीं ना इसके अंदर, इंग्लिश में थोड़ा जरूरी नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाओ कि जिसमें बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हो, अपन बहुत सिंपल सेंटेंस बनाकर भी आराम से पैराग्राफ, लेटर, नोटिस लिख सकते हैं, और उसमें भी नंबर मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर देगा नहीं, नंबर कब कटते हैं, जब तुम गलत लिखते हो, सही लिखने का नंबर थोड़ी ना घटता है। तो तुम छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ और बस पैराग्राफ पूरा लिख दो, उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो तुम्हें कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी है, बस क्या करना है, डेली या तो एक लेटर लिखना है, या एक नोटिस लिखना है, ईमेल वगैरह कुछ भी, बस एक चीज डेली लिखनी है। तुम लिखने लगोगे ना, देखो अपन क्या करते हैं, जब अपन लिखने बैठते हैं ना, तो दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते हैं कि लिखे क्या। जैसे मान लो बहुत छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, कोरोना वायरस, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूंगी तुम्हें इसके ऊपर हिंदी में या इंग्लिश में किसी के ऊपर भी तुम्हें पैराग्राफ लिखना है या फिर निबंध लिखना है, चलो ऐसे मान लेते हैं। लिखने बैठते हैं, शुरू की 3-4 लाइनें तो बोलते हैं अरे बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, शुरू की 3-4 लाइनें तो अपन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे फिर हट के खुजली होने लग जाती है, क्योंकि दिमाग में कुछ आता नहीं है। सबके साथ यही होता है, किसी को भी एक बारी में लिखना नहीं आता है, तुम्हें डेली लिखना पड़ेगा। डेली नहीं तो हफ्ते में कम से कम 4 बार तो लिख ही सकते हो, कोई किसी भी लेटर या फिर पैराग्राफ ऐसे वगैरह कुछ भी लिखो, क्योंकि तब अपन लिखना शुरू करते हैं ना, तो अपने दिमाग में नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो फिर लिखना मुश्किल नहीं लगता। लेकिन अपन साल में एक ही बार लिख रहे हैं, वर्ड्स आ नहीं रहे हैं, तो फिर तो हो नहीं सकता। देखो ठीक है, तो तुम्हें 2 चीजें समझ में आ गई, एक तो रीडिंग पोर्शन कैसे करना है, उसके लिए डेली रीड करना पड़ेगा। दूसरा राइटिंग पोर्शन कैसे करना है, उसके लिए डेली लिखना पड़ेगा चीजों को।
क्योंकि ये लर्न नहीं कर सकते हो, कितना लर्न कर लोगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है कौन सी चीज आएगी, वो तो कहीं से भी कुछ भी उठा के टॉपिक दे देगा। ठीक है, तो हर चीज याद तो कर नहीं सकते, अब याद नहीं कर सकते तो समझना पड़ेगा, और समझने के लिए तुम्हें क्या करना है कि डेली लिखना पड़ेगा। मैं तुम्हें आज लेटर वाला चीज कराऊंगी, ठीक है, फिर लेटर का फॉर्मेट पता होने के बाद में तुम्हें डेली एक लेटर लिखना है। थर्ड पार्ट क्या आता है, ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे टेंसेस आ रहे हैं, जैसे पैसिव एक्टिव आ रहे हैं, जैसे नरेशन आ रहा है मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और क्या आ रहा है, क्वेश्चन टैग आ रहे हैं, और ऐसे करके तीन चार टॉपिक, दो टॉपिक और आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब के रूल्स लिखवा दिए, इन सब की प्रैक्टिस करा दी, इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखवाए हैं ना, तो बस बस तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें इतना ही करना था। तुमने रूल्स याद करने हैं अब डेली, और बस एग्जाम्पल्स को देख लो, या फिर बुक है तुम्हारे पास और बुक में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं, उनको करने की कोशिश करो। ये वाला पोर्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हें कैसे समझाती हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी हो जाता है करना। ठीक है, फोर्थ है अपना बुक वाला पोर्शन। ये अपने पास कितनी बुक्स हैं, दो बुक्स हैं शायद, तो दो बुक्स में से भी दोनों बुक्स का अलग अलग आता है, और एक आता है अपना पार्ट पोयम में से। ठीक है, इस बुक का पार्ट अलग आएगा, इसका अलग आएगा, और पोयम का अलग पार्ट आता है। तो पोयम वाला करना बहुत इजी होता है, क्योंकि पोयम में से आता है एक पैराग्राफ। कोई भी पोयम की तीन चार लाइनें दे देते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सबसे इजी पोयम का आता है। और एक नंबर का क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि हु इज द राइटर ऑफ द पोयम, कि ये पोयम लिखी किसने, एक नंबर का तो उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, बुक पढ़ने के लिए पहले तो चैप्टर को समझो कि चैप्टर क्या बोल रहा है। जो अपनी दो बुक्स है ना, तो एक बुक तो ऐसी है जिसमें स्टोरी स्टोरी भरी हुई है, तो उसको समझना तो बहुत ईजी है कि स्टोरी क्या थी। जो दूसरी बुक है वो थोड़ी सी मुश्किल है दूसरी वाली के पहली वाली के कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें ऐसे वगैरह ज्यादा है, कि किसी ने एक ऐसे लिख दिया, या फिर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बस एक बात छिड़ी हुई है कि उसके ऊपर अपने ख्याल दिए हुए हैं, तो उसको वो कहानी नहीं है, तो उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन समझने के बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स रटने नहीं है, क्योंकि बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। जो बुक के पीछे क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो आते ही नहीं है, वो कोई भी तोड़ मरोड़ के दो तीन क्वेश्चन को मिक्स करके दे देता है, या चैप्टर में से कुछ बना के दे देगा। तो तुम्हें क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से समझना है। मैं एक ही चैप्टर को दो बार पढ़ाऊंगी, उसके अंदर क्या क्या मेन बातें बोली हैं वो तुम्हें लिख के दे दूंगी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। देखो बार बार पूरा चैप्टर पढ़ना तो मुश्किल है, पूरा चैप्टर याद नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट पॉइंट्स तो हम याद कर सकते हैं, तो वो मैं तुम्हें लिख के दे दूंगी, तुम्हें चैप्टर समझ आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को रीड करना है, बस याद नहीं करना है, रीड करना है कि अगर अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो मुझे उसमें कितना क्या लिखना है। ठीक है, तो ये चार अपने पार्ट होते हैं पेपर के। तो रीडिंग वाला समझ में आ गया, रीडिंग वाले में क्या करना है, आ गया भाई। ठीक है, तो रीडिंग वाले के लिए तो तुमको खुद ही कोशिश करना पड़ेगा, तुमको खुद ही रीडिंग करनी पड़ेगी, खुद ही समझना पड़ेगा। और राइटिंग वाले के लिए मैं तुमको तरीका बता दूंगी कि लिखना कैसे है, फिर उसके बाद लिखना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ग्रामर में मैं रूल्स वगैरह सब करा दूंगी, बस तुम्हें समझना है, तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम आके पूछ लो, लेकिन समझना तो पड़ेगा। और बुक वाले के लिए जब बुक पढ़ाएंगे तब उसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया पेपर कैसे आएगा। इसमें से पता है तुमको, अरे नीचे आ जा भाई, 20 से 25 नंबर का तो रीडिंग पोर्शन ही आता है, और भी ज्यादा का ही आता होगा। 20 नंबर का रीडिंग पोर्शन आता है, हाँ मतलब 20 से 25 नंबर का आता है रीडिंग वाला पोर्शन। तो बस तुम क्या कर रहे हो, डेली सिर्फ पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो ना, तो भी तुम्हारे 20 से 25 नंबर तो यहीं से ही आ जाएंगे। तो इंग्लिश का पेपर कोई टफ नहीं आता है, बस अपन को डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपन आज अपन कौन सा टॉपिक करे थे, राइटिंग पोर्शन में लेटर स्टार्ट करें। समझ में आ गया, तुम्हारा भी सेम ही पेपर आता है, 9th 10th 11th 12th, बस यही पैटर्न चलता है। ग्रामर पूछेगा, रीडर पूछेगा, राइटिंग पूछेगा, और बुक पूछेगा। समझ गए। तो आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेटर। लेटर राइटिंग में क्या क्या चीजें हैं वो देख लो। सबसे पहले तो है अपना
लेटर राइटिंग में अपने 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या, इधर इधर ध्यान दें, इनफॉर्मल लेटर, दूसरा है फॉर्मल लेटर और तीसरा है ईमेल। देखो दिख नहीं रहा तो फिर ऐसे मुंह क्यों बना रहे हैं? जो इनफॉर्मल लेटर होता है इसको बोलते हैं अपन अनौपचारिक पत्र, मतलब कि जो अपन किसी फ्रेंड को भेजते हैं या फिर अपने मम्मी पापा को या घर पे जो भी भेजते हैं, या अपने सिस्टर को या किसी अंकल को या किसी आंट को, जो इनको भेजा जाता है, जो फॉर्मल चीजें नहीं होती हैं, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। जैसे अपन किसी हॉस्टल में हैं और हॉस्टल से अपन को घर पे एक लेटर लिखना है, तो वो लेटर अपना किस में आएगा, इनफॉर्मल लेटर में आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं। फॉर्मल लेटर जो होता है उसमें 3 चीजें हैं। पहला तो लेटर टू प्रिंसिपल, जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो प्रिंसिपल को लेटर लिखने का भी आता है। दूसरा आता है इसमें लेटर टू एडिटर और आता है लेटर टू ऑफिस। देखो इनका क्या मतलब है। इनफॉर्मल लेटर तो समझ में आ गया ना, कहाँ पर लिखा जाता है, जब अपन किसी घर मतलब अपने परिवार जने वालों को या फिर दोस्त वगैरह को अपन लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर के अंदर 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहली है लेटर टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो अपनी आएगी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन किसको लिखते हैं अपन, प्रिंसिपल को लिखते हैं या फिर हेडमास्टर जो भी तुम बोलो उनको लिखा जाता है। दूसरा आता है लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर में हम क्या करते हैं कि मान लो अपनी कॉलोनी है, ठीक है, उस कॉलोनी में या तो बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहे हैं रात तक, या फिर रोडें खराब हैं, या फिर सफाई करने वाले डेली नहीं आते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। तो हम एक चीज कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट उस ऑफिस को लेटर लिखते हैं, तो वो डायरेक्ट अगर हम ऑफिस में लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, लेटर टू ऑफिस वाली कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन मान लो अगर हम डायरेक्ट ऑफिस को नहीं भेजना चाहते, हमें पता नहीं है ऑफिस कहाँ है या फिर कोई ऐसा रीजन है, तो हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को हम किसी एक न्यूज़पेपर वाले को भेज देते हैं। वो न्यूज़पेपर वाला क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को पेपर में छाप देता है। तो जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास में ऑफिस होगा वो उसको पढ़ेगा और वहां पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्या करेंगे, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमको किसी ऑफिस तक पहुंचानी है, तो हम डायरेक्ट ऑफिस को ना लिख के लेटर हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वालों को भेज देते हैं। वो अपने पेपर में छापते हैं, उस पेपर में से पढ़ करके ऑफिस वाले हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसको बोलते हैं लेटर टू एडिटर। एडिटर कौन होता है, जो किसी भी पेपर को छापता है, उसको लेटर टू एडिटर बोलते हैं। समझ में आ गया। एप्लीकेशन तो समझ में आई होगी, जो अब तक अपन फर्स्ट क्लास से लिखते हुए आए हैं प्रिंसिपल को कि हमारी ये क्लास नहीं हो रही है, 2 दिन की छुट्टी के लिए, 4 दिन की छुट्टी के लिए, वो होती है एप्लीकेशन। लेटर टू एडिटर जब हम किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन वाले को हम लिख रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर या मैगजीन वाले को लिख रहे हैं हमारी प्रॉब्लम के बारे में, तो उसको बोलेंगे लेटर टू एडिटर। लेटर टू ऑफिस, जब हम डायरेक्ट किसी ऑफिस में हमारी प्रॉब्लम बताने के लिए उनको मतलब डायरेक्ट किसी ऑफिस में प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो हम कौन सा वाला लेटर लिखेंगे, लेटर टू ऑफिस वाला। फिर एक चीज बचती है ईमेल। मान लो कि अब तो क्योंकि अब नया जमाना है, डिजिटल है, तो हम क्या करते हैं, अब हम लेटर नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं। तो ये ईमेल किसी को भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो स्कूल में भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो किसी पेपर वाले को भी लिख सकते हो, किसी बुक स्टोर को, या किसी को भी ईमेल लिख सकते हो। तो उस ईमेल का फॉर्मेट सीखेंगे। तो कितनी चीजें पढ़नी है हमको, 5 चीजें पढ़नी है। पहले क्या पढ़ना है, इनफॉर्मल लेटर पढ़ना है। दूसरा लेटर टू प्रिंसिपल जिसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, लेटर टू एडिटर पढ़ना है, लेटर टू ऑफिस पढ़ना है और ईमेल पढ़ना है। समझ में आ गया। तुम्हारे 9th 10th 11th 12th सब में यही सेम चीज है, ये 4 लेटर तो आते ही आते हैं। तो इसको नोट कर लो तुम्हें कौन कौन से लेटर पढ़ने हैं। वो बॉटल भी दे देना।
लिख लिया। अब हो गया। आज अपन स्टार्ट करेंगे लेटर टू एडिटर से। ठीक है, लेटर टू एडिटर लिखेंगे सबसे पहले। इसका फॉर्मेट लिख लो। फॉर्मेट मतलब कौन सी चीज कहाँ आएगी उसके बारे में लिख लो। तो सबसे पहले तो आता है सेंडर्स एड्रेस। ये अपना मार्जिन है पेपर का, जो पिंक कलर की लाइन आती है उसके एकदम पास से लिखना है। ये नहीं यहाँ से तुम सेंडर्स एड्रेस लिखना स्टार्ट कर रहे हो। ये क्या करना है, बिल्कुल जो मार्जिन होते हैं उसके बगल से स्टार्ट करना होता है। जब भी लेटर लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस आता है सबसे पहले। 3 लाइनों में सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना है डेट। ये लाइन छोड़नी है, उसके बाद में डेट लिखना है, फिर डेट छोड़ के लिखना है। हाँ, 3 लाइन छोड़नी नहीं है, 3 लाइनों में सेंडर्स एड्रेस आएगा। एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा। 3 लाइनों में। समझ में आ गया? अरे मैं लिख देती हूँ, तू रुक जा जब तक। बता रही हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको। लो वो बुक मुझे दे। अरे तू तो बस ऐसे ही 3-4 लाइनों का डब्बा बना और नीचे लिख ले। मैं भी सोच रहा है।
भाई गर्मी बहुत है, पंखा लगवा दो कोई। अरे यार, ये रोशन नहीं हो गया क्या लाइट का आजकल?